औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग का मॉडल पेपर है उसे डिस्कस करेंगे। जैसे आप सबको मालूम है कि एडीपी सेकंड सेमेस्टर फ़ाइनल टर्म के लिए 70 मार्क्स का आप लोगों का पेपर होगा, तो 25 मार्क्स के आप लोगों के एमसीक्यूज़ होंगे। तो इसमें आप लोगों ने जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो आप लोगों ने एमसीक्यूज़ पर करना है। अब मार्केट्स में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑथोराइज़ की गई है बुक, आप लोग उसके हिसाब से ही प्रिपरेशन कीजिए। और इसमें एक और फैक्टर होता है जो आप लोगों को बताना ज़रूरी है। आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश स्ट्रक्चर में से आप लोगों का जो फाइनल टर्म का पेपर बना था उसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन जो था वो आपका मिड टर्म से इंक्लूड किया गया था। तो अब ये बात आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि मिड टर्म का सिलेबस भी फ़ाइनल में इंक्लूड होता है। अब ये पेपर मेकर के ऊपर डिपेंड करता है आया कि वो इसको इंक्लूड करता भी है या नहीं करता। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि मिड टर्म को भी आप लोगों ने रिवाइज़ करना है ताकि अगर वहाँ से भी एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चंस या फिर लॉन्ग क्वेश्चन का कोई भी पार्ट, अब लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो भी पार्ट के तौर पे वो दे सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी क्वेश्चन हो, व्हाट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग, हम इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग एंड व्हाट आर द ट्रेट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, आल्सो डिस्कस इट्स वैल्यूज़। या ये भी आ सकता है कि एक्सप्लेन क्रिटिकल थिंकिंग इन वेरियस फील्ड्स। अब मीन्स के इसका जो इनिशियल है हमारे पास, जितना भी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है क्रिटिकल थिंकिंग में, स्टार्ट के जो पेजेस हैं उसके ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग का इंट्रोडक्शन है, जिसमें हमें ये बताया गया कि अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा है। उनमें से सोचना भी एक सलाहियत है, लेकिन तमाम लोग इन सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन अगर आप बुक के एंड पे जाएंगे तो लास्ट क्वेश्चन भी यही दिया हुआ है। अब देखें, बुक के स्टार्ट में जो कि मिड टर्म का सिलेबस है और बुक के एंड में जो कि फ़ाइनल टर्म का सिलेबस है, इसके साथ साथ अगर हम गौर करें तो जो हमारे पास स्टार्ट के पेजेस हैं, मींस के मिड टर्म का जो सिलेबस है वो दरअसल एक्सप्लेन कर रहा है बहुत सारे टॉपिक्स को, मींस के टॉपिक्स का इंट्रोडक्शन दिया गया, लेकिन आप लोगों का जो फाइनल टर्म है उन्हीं टॉपिक्स को जो ऑथर है उसने डिफ़ाइन किया है, उनको एक्सप्लेन किया है और आगे उनकी सब टाइप्स में वो चला जाता है। तो इसके लिए आप लोगों को मिड टर्म के सिलेबस को ज़रूर देखना पड़ेगा, चाहे वो इंग्लिश आप लोगों की लिटरेचर हो, चाहे ये हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग हो। तो बच्चे इस चीज़ को आप लोगों ने अपने माइंड में ज़रूर रखना है। ये पॉइंट्स जो थे वो चंद क्लियर करना चाहता था मैं आप लोगों से। बाज़ बच्चों के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर मिड टर्म को इंक्लूड करना है या नहीं करना। तो ये बेटा पेपर मेकर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पेपर को किस तरह से बनाता है। अब चलते हैं हम लोग मॉडल पेपर की तरफ। तो मॉडल पेपर में सबसे पहले, जैसे आपको मालूम है कि हमारे पास एमसीक्यूज़ होते हैं, चूज़ द बेस्ट आंसर। 4 आप लोगों के पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सूरत में होते हैं। 4 ऑप्शंस दिए होते हैं जिसमें अल्फ़ा, बीटा, चार्ली और डेल्टा, उनमें से आप लोगों ने एक को चूज़ करना होता है जो आपको बेस्ट अप्रोप्रिएट लगती है। अब मॉडल पेपर के हिसाब से जो कि एडीपी सेकंड सेमेस्टर क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग के लिए हमारे पास मॉडल पेपर आया है, उसके मुताबिक जो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ये है, द मेंटल पोटेंशियल ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल इज़, कि इंसानों की जो पोटेंशियल है बहुत सारे लोगों की, वो क्या है, मेंटल पोटेंशियल जो है मेजॉरिटी पीपल की वो अंडर यूज्ड है, क्या हम उसे इस्तेमाल करते हैं, ओवर यूज्ड, क्या हम उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, राइटली यूज़, क्या हम उसका सही इस्तेमाल करते हैं, या डेल्टा है हमारे पास अनयूज है, बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करते। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास अंडर यूज्ड है। अल्फ़ा ऑप्शन, जिसे आप लोग ऑप्शन नंबर ए कहते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 2, अ पर्सन हु बिलीव्स अदर ब्लाइंडली इज़ कॉल्ड, एक ऐसा शख्स जो दूसरों के ऊपर एतबार कर लेता है, अंधाधुन
बगैर किसी सबूत के, उसे हम क्या कहेंगे? अल्फ़ा नॉविस, बीटा गुलिबल, चार्ली स्टूपिड, डेल्टा ऑल द थ्री। तो ये जो तीनों हमारे पास वर्ड हैं अल्फ़ा बीटा चार्ली पर, ये सभी इसमें शामिल हैं। अब देखें इस MCQs को वो चेंज भी कर सकता है, मींस के अब इन तीन हमारे पास ये वर्ड हैं। अगर आप लोग बुक में देखेंगे तो आप लोगों को मालूम होगा कि ये तीन जो हैं नाम, अब ये उस शख्स को दिए गए हैं जो किसी के ऊपर बग़ैर किसी तस्दीक के अंधाधुंध एतबार कर लेता है, एतमाद कर लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इन तीन नामों से बुलाते हैं। तो हो सकता है कि अब आपको कोई एक नाम वहाँ पे दे दे और वो पूछे कि जो स्टूपिड शख्स होता है इसको क्रिटिकल थिंकिंग में हम क्या नाम देंगे जिसमें वो ब्लाइंडली किसी के ऊपर बिलीव करेगा। तो आप लोगों में से कोई भी जो अगर होगा जिसने ये ऑप्शन को रीड आउट किया होगा तो वही इसको हल कर पाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास पोइट्स मेक यूज़ ऑफ। पोइट्स जो हैं इस्तेमाल करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग को, क्रिएटिव थिंकिंग, जनरलाइजिंग, क्वांटिटेटिव। तो ज़ाहिरी बात है पोइट्स जो हैं वो तो बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, इल्हाम ज़रूर होता है लेकिन उनकी जो तख्लीक करने की पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बीटा ऑप्शन है, दैट इज़ क्रिएटिव थिंकिंग। नंबर 4 पे हमारे पास विच वन इज़ नॉट प्रूव्ड। इनमें से कौन सी एक ऐसी चीज़ है जिसे प्रूव नहीं किया जा सकता? हाइपोथेसिस, क्लेम, एजम्पशन, फॉलेसी। जी, तो हमारे पास जो बेस्ट इसके लिए जो आंसर है वो है एजम्पशन। एजम्पशन जो होता है एक मफरूज़ा होता है जिसे हम प्रूव नहीं कर सकते। एजम्पशन तो एजम्पशन है। फैलेसी को प्रूव किया जा सकता है, ईदर इट इज़ फॉलेसी और नॉट। क्लेम को भी प्रूव कर सकते हैं कि भाई ये दावा किया गया, क्या ये सही है गलत है। हाइपोथेसिस मफरूज़ा। अब ये देखें हाइपोथेसिस और एजम्पशन में आप लोगों को अब खुद ही फ़र्क तलाश करना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाइपोथेसिस एंड एजम्पशन, बट द करेक्ट आंसर इज़ एजम्पशन। नंबर 5 इन क्रिटिकल थिंकिंग द लास्ट स्टेज इज़। अब क्रिटिकल थिंकिंग की स्टेजेस हैं, रिमेंबर क्रिटिकल थिंकिंग की स्टेजेस हैं। अब देखते हैं कि लास्ट इसकी क्या स्टेज होती है। प्रीमिस, आर्गुमेंट, एजम्पशन, कंक्लूजन। जी, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है कंक्लूजन। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने डेफिनेशन के अंदर ये पढ़ा था कि क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग क्या है हमारे पास। इट इज़ द एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स टू फॉर्म अ जजमेंट टू रीच ऑन अ कंक्लूजन। तो हमारे पास जो एंडिंग गोल होता है किसी भी क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर, तो वो हमारे पास कंक्लूजन का होता है। क्लियर? नंबर 6 पे हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग वाज प्रपोज्ड बाय सोक्रेटिस, अरिस्टोटल, प्लेटो, यूलिसिड। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन मेरे माइंड में नहीं है डेल्टा ऑप्शन की, बट द करेक्ट ऑप्शन इज़ अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने जो डिडक्टिव रीजनिंग थी उसको प्रपोज़ किया था। अब इसके अंदर बुक के अंदर ईयर भी दिया हुआ है कि किस ईयर के अंदर ये इसने प्रपोज़ किया और कितनी टाइम मीन्स के कितनी चीज़ों को उसने प्रपोज़ किया, ये सारा उसने डिटेल में दिया हुआ है। आप लोग बुक को फॉलो कीजिएगा। ऑल मैन आर मॉर्टल इज़ आ। हाँ जी, अब ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास ऑल मैन आर मॉर्टल, अब ये क्या है हमारे पास? इट्स अ मेजर प्रीमिस, माइनर प्रीमिस, आर्गुमेंट, हाइपोथेसिस। तो जो अल्फ़ा ऑप्शन है हमारे पास मेजर प्रीमिस, इसको हम बोलते हैं ऑल मैन आर मॉर्टल। अब मेजर प्रीमिसेस और माइनर प्रीमिसेस, अब ये भी आपको फ़र्क मालूम होना चाहिए, तो इसके लिए आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 8 पर द इंडक्टिव रीजनिंग वाज प्रपोज्ड बाय। अब डिडक्टिव रीजनिंग वाज प्रपोज्ड बाय अरिस्टोटल। तो इंडक्टिव को देखते हैं कि इंडक्टिव को किसने प्रपोज़ किया। प्लेटो, अरिस्टोटल, फ्रांसिसी बेकन एंड जॉन डेवी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है बेकन। तो ये याद रखना है आपने कि डिडक्टिव को अरिस्टोटल ने प्रपोज़ किया और इंडक्टिव को बेकन ने
प्रपोज़ किया। अब इसको आप लोगों ने मिक्सअप नहीं करना, ये ना हो कि इंडक्टिव की जगह पे आप लोग अरिस्टोटल लगा दें और डिडक्टिव की जगह पे बेकन लगा दें। तो इस ऑप्शन को आप लोगों ने माइंड में रखना है कि डिडक्टिव रीजनिंग को अरिस्टोटल ने प्रपोज़ किया और इंडक्टिव को बेकन ने किया। नंबर 9 पे हमारे पास डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग मर्ज टू एमर्ज। द ऑप्शंस आर प्रोजेक्टेड मेथड, डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड, साइंटिफिक मेथड, डिस्कशन मेथड। अब ये सारे मेथड्स हैं, तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है चार्ली, साइंटिफिक मेथड। ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है। नंबर 10 पे हमारे पास अपील टू इग्नोरेंस रिजल्ट फ्रॉम द लैक ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस, इंटेलिजेंस, रिसोर्स। तो जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है नॉलेज, अल्फ़ा ऑप्शन जो है वो करेक्ट वन। नंबर 11 पे है IQ टेस्ट आर यूज टू मेजर एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, मोटिवेशन, इंटेलिजेंस। अब ये जो हमारे पास नेट के टेस्ट होते हैं, नेट, गेट, सेट, MD कैट, ई कैट, CSS, ये सारे हमारे पास जितने भी होते हैं ये इंटेलिजेंस के टेस्ट होते हैं। तो ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट वो है डेल्टा, दैट इज़ इंटेलिजेंस। डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है। नंबर 12, इफ़ एन आर्गूमेंट इज़ बैड देन कंक्लूजन इज़ गुड, क्लियर, एम्बिशियस, एम्बिगुअस, बैड। तो जो हमारे पास जो डेल्टा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, दैट इज़ द करेक्ट कि इफ़ एन आर्गूमेंट इज़ बैड देन कंक्लूजन मस्ट बी बैड, तो कंक्लूजन भी बैड होगा। नंबर 13 पे हमारे पास द मोस्ट यूज़फुल सब्जेक्ट टू इम्प्रूव द रीजनिंग इज़। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो हमारी रीजनिंग, हर चीज़ में वजह तलाश करना, रीजनिंग क्या है कि हर चीज़ में वजह तलाश करना, कि अगर एक कलर जो है वो वाइट है तो वाइट क्यों है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है। ठीक है, अगर एक गाड़ी स्पीड में मूव कर रही है तो उसके पीछे रीज़न क्या है। ठीक है, मीन्स कि हर छोटी से छोटी चीज़ के अंदर रीजनिंग तलाश करना। अब ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है ऑल सब्जेक्ट्स में से जो इसको इम्प्रूव करता है हमारे सोचने समझने की सलाहियत को। नंबर ए पे हमारे पास अल्फ़ा मैथ, एजुकेशन, सिविक्स, आर्ट्स। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास अल्फ़ा ऑप्शन, ए ऑप्शन, दैट इज़ मैथ। मैथ का सब्जेक्ट हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग है इसको बहुत शार्प करता है। 14, द टर्म टू कोकोए कम्स फ्रॉम लैंग्वेज, ऑफ कोर्स इट्स अ लैटिन वर्ड। आपको पता है कि क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग में बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो कि लैटिन लैंग्वेज से ली गई हैं। तो ये आप लोगों ने माइंड में रखना है कि किसी भी फॉलेसी का, किसी भी वर्ड का जो हमसे अगर ये पूछा जाए कि कम्स फ्रॉम लैंग्वेज, तो पहला हमारे माइंड में यही आएगा लैटिन। लेट्स सी, अल्फ़ा पे हमारे पास ग्रीक, बीटा जर्मन, चार्ली फ्रेंच, डेल्टा लैटिन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ डेल्टा, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, दैट इज़ लैटिन। द टर्म कोकोके कम्स फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। 15 पे है हमारे पास अ स्ट्रॉन्ग एनोलॉजी एग्जिस्ट बिटवीन। अब स्ट्रॉन्ग किस्म की एनोलॉजी जो होती है वो किन दो चीज़ों के दरमियान लाया करती है। अल्फ़ा पेन एंड पेंसिल, पेन एंड बुक, पेंसिल एंड बुक, टीचर एंड बुक। सो द करेक्ट आंसर इज अल्फ़ा, पेन एंड पेंसिल, दैट इज़ ऑप्शन ए। 16 पे हमारे पास अरिस्टोटल ओरिजिनली आइडेंटिफाइड फॉलेसीज़। कितनी उसने टाइप्स को, फॉलेसीज़ की, उसको आइडेंटिफाई किया। अल्फ़ा 11, बीटा 13, चार्ली 15, डेल्टा 17। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बीटा 13। 17 नंबर पे हमारे पास इनिशियल वर्क ऑन फॉलेसीज़ वाज डन बाय। फॉलेसीज़ पर जो सबसे पहला काम किया गया वो किसने किया। अल्फ़ा ग्रीक, लैटिन, जर्मन, मुस्लिम्स। सो द करेक्ट आंसर इज़ अल्फ़ा ऑप्शन, दैट इज़ ग्रीक, जिसे आप ए ऑप्शन कहेंगे।
18 इन इंग्लिश एडी होमिनम मीन्स, क्या मतलब होता है इंग्लिश में एडी होमिनम्स? इट्स अ लैटिन वर्ड, लेट अस सी। अल्फा फॉर द मैन, आफ्टर द मैन, बिफोर द मैन, against the man. So the correct answer is delta option, against the man. Number 19. In ad hominem, this agreement usually turns into a or an agreement, fight, debate, solution. So the correct answer is beta, fight. B option is the correct one. 20. Appeal to authority works well with advertisement, politics, conversation, study, and the correct answer is advertisement. Number 21. In appeal to tradition, important is given to, यहाँ पे इम्पोर्टेंस आना चाहिए। इन अपील टू ट्रेडिशन इम्पोर्टेंस इज़ गिवन टू, किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी जाती है? अल्फ़ा अथॉरिटी, बीटा इग्नोरेंस, चार्ली कस्टम्स, डेल्टा अपील्स। तो कस्टम्स हम कहते हैं रीत रिवाज, तौर तरीके, रहन सहन के तरीके भी हो सकते हैं, वो आपके अतवार भी हो सकते हैं, तरीक़ाकार रहने के, कस्टम्स, रिवाज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ सी, Charlie customs is the correct one. The Latin name of appeal to ignorance is alpha argumentum ed verecundia, Pitatio principia, argumentum ed ignorantem, ad hominem. So the correct answer is Charlie. Number 23. The fallacy of begging the questions falls near to circular reasoning, hasty generalization, weak analogy, ad hominem. So the correct answer is alpha, circular reasoning. Number 24. The other name of black and white fallacy is middle proud fallacy, slippery slope fallacy, weak analogy fallacy, either or fallacy. So the correct answer is delta, either or fallacy. Number 25 and the last one. Literally, Pitatio principia means assuming the initial, final, middle, or none of these. So the correct answer is initial. तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे 25 हमारे पास MCQs। याद रखिए कि 25 MCQs के जो मार्क्स हैं वो भी 25 ही हैं, मींस के ईच MCQs कैरी 1 मार्क्स। ओके, तो अगर ये आप लोगों के MCQs अच्छे से प्रिपेयर हो गए तो फिर आप लोगों के लिए मार्क्स लेना काफ़ी आसान हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अब हम, जो हमारे पास बी पार्ट होता है इसका हम यही कह सकते हैं, जिसमें आप लोगों ने 5 शार्ट क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना होता है। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ डिडक्शन। अब आप लोगों की आसानी के लिए मैंने यहाँ पर उसकी डेफिनेशन विद एग्जांपल्स जो है वो थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक्चुअली दैट इज़ गिवन बाय माय स्टूडेंट, तो मैंने जस्ट उसको थोड़ा सा इसके अंदर कन्वर्ट करके, वीडियो के लिए कन्वर्ट करके मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी हेल्प आउट भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो आई अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स। अब देखते हैं व्हाट इज़ डिडक्शन। द आंसर इज़, अब देखें लिखने का एक स्टाइल होता है। अब जो मेरे पास स्टूडेंट्स पढ़ते हैं हमेशा मैं उन्हें समझाता हूँ कि क्वेश्चन को इस तरह से लिखा जाता है, आंसर लिख के आप लोगों ने आंसर को कहाँ से स्टार्ट करना है। द डिडक्शन मीन्स मूविंग फ्रॉम द जनरल प्रिंसिपल्स टू द स्पेसिफिक प्रिंसिपल। इट प्रोसीड्स from the general to specific. Deductive reasoning is the act of backing up generalized statement with specific scenarios. So that is called deduction. Okay, what is deduction? जब भी हम मूव करेंगे जनरल प्रिंसिपल से स्पेसिफिक की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ ये लड़का कितना ही अच्छा है, कितना अच्छा पढ़ता है ये,
उसके बाद मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये जो लड़का है इसका ताल्लुक़ फ़लाँ क्लास से है, फ़लाँ सेक्शन से है। तो अब ये मैं क्या कर रहा हूँ कि सिंपली जनरल से मैं जा रहा हूँ स्पेसिफ़िक की तरफ, किसी को स्पेसिफ़ाई करने जा रहा हूँ। अब मैं कहता हूँ सब बच्चे बड़ा पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन ये जो बच्चा है ये सबसे अच्छा पढ़ता है। देखिए मैंने एक जनरल सी बात की और जनरल से मैं स्पेसिफ़िक में चला गया। क्लियर? दैट इज़ कॉल्ड डिडक्शन। एग्जाम्पल्स: लर्निंग फार्मूला बिफोर सॉल्विंग द सम। अब देखें हम क्या कर रहे हैं, पहले फार्मूला पढ़ रहे हैं उसको, उसके बाद हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, सम करने के लिए जा रहे हैं। क्लियर? कि आप लोगों ने पहले जनरल प्रिंसिपल्स को आप लोगों ने रीड आउट किया, उसके बाद आप स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स की तरफ मूव आउट करेंगे। उसके बाद है जी डिटर्मिनिंग द मोस्ट एफिशिएंट वे टू कम्युनिकेट विद क्लाइंट्स। आपका जो सबसे बेहतरीन तौर तरीका हो सकता है किसी भी क्लाइंट के साथ, वो क्या हो सकता है कि आपका तौर तरीका, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, उसके साथ बोलने का अंदाज़, ये एक बहुत मैटर करता है ये चीज़। तो एग्जाम्पल्स कितनी होनी चाहिए? फॉर गेटिंग 5 मार्क्स यू मस्ट हैव टू राइट एट लीस्ट 2 एग्जाम्पल्स विद डेफिनेशन। नंबर 3 है हमारे पास एग्जाम्पल में एक्सपेंडिंग मैथमेटिकल सीरीज सच एज 1, 2, 3, 5, 8। अब देखें इसमें हम क्या कर रहे हैं, नंबर 1 में हम 2 को ऐड कर रहे हैं, तो आंसर जो आ रहा है वो हमने नेक्स्ट लिख दिया 3। इसी तरह 2 और 3 को हम ऐड करेंगे, जो हमारे पास नेक्स्ट आंसर आएगा वो 5 आएगा। अब हमने 3 और 5 को ऐड किया और हमारे पास आंसर 8 आया है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, जब हम 8 और 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, ये हमारे पास मैथमेटिकल सीरीज़ चल रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, जनरल से हम स्पेसिफाई की तरफ जा रहे हैं, स्पेसिफिकेशंस की तरफ जा रहे हैं। तो ये होता है हमारे पास डिडक्शन। लेट अस मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ इंडक्शन? द आंसर इज़ inductive reasoning means moving from the specific principles to general principles. Inductive reasoning is the act of making generalized conclusion based on specific scenarios. अब देखें, अब ये बिल्कुल उल्ट है डिडक्शन के। डिडक्शन में हम लोग क्या कर रहे थे, जनरल से स्पेसिफिक में जा रहे थे, लेकिन इंडक्शन में हम क्या करते हैं, जब हम स्पेसिफिक प्रिंसिपल से जनरल प्रिंसिपल्स की तरफ मूव करते हैं तो इसे हम इंडक्शन कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं हम। डिटर्मिनिंग व्हेन यू शुड लीव फॉर वर्क बेस्ड ऑन ट्रैफिक पैटर्न्स। डिसाइडिंग ऑन इंसेंटिव प्लान बेस्ड ऑन एम्प्लॉय सर्वे। Changing a meeting time or format based on participant energy levels. That is called induction, when we are moving from specific principles to general principles. Let us see the example number 3. We are discussing before going to our generalization. We are moving from specific to generalization. So, what is the specific? इन थर्ड एग्जाम्पल स्पेसिफिकेशन क्या है, अब इसमें मीटिंग, और हम उसको चेंज करेंगे टाइम को या फॉर्मेट को। अब और हमारे पास उसके बाद जो जनरल चीज़ है वो क्या है, एनर्जी लेवल पार्टिसिपेंट का। तो इस तरह से आप इसको एलेबोरेट भी कर सकते हैं, एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से सिर्फ यही लिखा है अगर आप ये लिख देंगे तो आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। नो, आपको थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इसमें इंडक्शन क्या है, गिवन एग्जाम्पल के अंदर इंडक्शन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ बैड रीज़न फॉलेसी? बैड रीज़न फॉलेसी क्या होती है? द कंक्लूजन इज़ एज्यूम टू बी बैड इफ़ द आर्गूमेंट आल्सो बैड। इन द प्रैक्टिस प्रीमिस ऑफ कंक्लूजन इज़ टू बी बैड इफ़ द आर्गूमेंट आर बैड। बैड रीज़न फॉलेसी नेम्ड आर्गुमेंटम टू फॉलेसी एंड फॉलेसी फॉलेसी। The bad reason fallacy is also known as argumentum ad logicam. तो ये हमारे पास बैड रीज़न फॉलेसी है कि जब हम एज्यूम करेंगे कि कंक्लूजन अगर बैड है तो आर्गूमेंट को भी बैड होना पड़ेगा। दैट इज़ कॉल्ड बैड रीज़न फॉलेसी। एग्जाम्पल देखते हैं। हर न्यू बॉयफ्रेंड ड्राइव्स एन ओल्ड कार, ही मस्ट पुअर
सो शी शुड ब्रेक अप विद हिम। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, इफ़ द कंक्लूजन इज़ एज्यूम टू बी बैड, कंक्लूजन अगर हमारे पास बैड है तो इट्स मीन्स कि हमारा जो आर्गूमेंट है वो भी बैड होगा। अब उसने सिर्फ उसका जो बॉयफ्रेंड है वो पुरानी कार चलाता है या उसके पास ओल्ड कार है और वो पुअर है और वो गरीब है, इसीलिए उसका ब्रेकअप हो गया। अब जो ख़ातून है जिसका वो बॉयफ्रेंड जो है वो ओल्ड कार ड्राइव करता है, वो चलाता है, उसके पास वो पुअर है, गरीब है, इसी वजह से अगर लड़की उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है तो इसको हम कहेंगे कि हम क्या करें कि एजम्पशन जो था हमारा, जो हमारा आर्गूमेंट था वो ही बैड था, जिसकी वजह से हमारे पास कंक्लूजन भी बैड आया। सो दैट इज़ कॉल्ड बैड रीज़न फॉलेसी। द न्यू एम्प्लॉय इज़ टू क्वाइट एंड हैज़ नो सेंस ऑफ स्टाइल, वी शुड डिसमिस हिम। अब इस एग्जाम्पल में हमें क्या बताया जा रहा है कि जो नया एम्प्लॉय है वो काफ़ी खामोश है और उसका जो सेंस ऑफ स्टाइल है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं है, तो इसीलिए हमें उसको डिसमिस कर देना चाहिए। हो सकता है कि उस एम्प्लॉय की ये ड्यूटी हो ही ना, बोलने की ड्यूटी ना हो, उसका कोई और काम हो, तो इसलिए हम इसको बैड रीज़न फॉलेसी कहेंगे कि हमारा जो आर्गूमेंट है वो बैड है, इसलिए हमारे पास जो कंक्लूजन आ रहा है वो बैड आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ स्लिपरी स्लोप फॉलेसी। आंसर इज़ slippery slope fallacy is assume the consequence of action in advance. Slippery slope fallacy occur when someone argue without providing evidence. अब slippery slope fallacy क्या होती है, जिसमें हम किसी एक्शन के शुरू होने से पहले ही, या एक्शन जब शुरू होता है तो हम पहले से ही भांप लें, हम जान लें कि आगे क्या होने वाला है। क्लियर? कि जब भी हम कोई भी नया काम स्टार्ट करने जाएं तो हमें मालूम हो कि इस काम के लिए हमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस या हमें क्या प्रॉफिट या हमें क्या लॉस बेयर करना पड़ेगा। दैट इज़ कॉल्ड स्लिपरी स्लोप फॉलेसी। और ये फॉलेसी बग़ैर किसी एविडेंस के वाक़ होती है। ठीक है, इसमें आर्गू विदाउट प्रोवाइडिंग एविडेंस होता है हमारे पास। एग्जांपल्स देखते हैं। We have to stop the tuition, increase the next thing you know they will be charging 2500 per semester. Clear? That is called slippery slope fallacy. अब इसमें आप देखें कि हम किस चीज़ को एज्यूम कर रहे हैं। We have to stop the tuition, कि हमें स्टॉप ट्यूशन को स्टॉप ही कर देना चाहिए। उसके बाद उसकी रीज़न दी जा रही है, लेकिन हो सकता है कि ये रीज़न ठीक ना हो। That is called slippery slope fallacy. The second example is, if we let your brother stay, we will have to let your whole family staff. Number 3 पे है हमारे पास, if you don't admit me in a costly college, people will consider us poor. It will dim our social status. तो ये हमारे पास slippery slope fallacy है और उसके साथ ही 3 examples दी गई हैं। Let us move towards next question. एक्सप्लेन वीक एनालॉजी। वीक एनालॉजी हमारे पास क्या होती है? आंसर इज़ वीक एनालॉजी फॉलेसी इज़ यूज बिटवीन टू थिंग्स विच आर नॉट रियली अलाइक। दिस फॉलेसी इज़ अकर व्हेन कंडीशन ऑफ एन आर्गूमेंट डिपेंड ऑन एन एनालॉजी दैट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट द कंक्लूजन। अब वीक एनालॉजी एक ऐसी फॉलेसी होती है जो दो चीज़ों के दरमियान होती है जो दोनों एक जैसी बिल्कुल नहीं दिखती। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं। लाइफ इज़ लाइक अ चॉकलेट, यू नेवर नो व्हाट यू आर गोइंग टू। अब वो कहता है कि लाइफ जो एक चॉकलेट की तरफ है। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप किस तरह रिजेम्बलेंस दे सकते हैं लाइफ को चॉकलेट के साथ? तो मीन्स यहाँ पे जो दो चीज़ों का आपस में एनालॉजी कायम करने की कोशिश की जा रही है। अब देखें वो टोटली डिफरेंट हैं। अगर आप गौर करें, चॉकलेट, लाइफ, दे बोथ आर डिफरेंट। तो इसी वजह से हम इसे वीक एनालॉजी बोलेंगे। ए एंड बी आर सिमिलर, ए हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स डी, देयरफॉर बी आल्सो हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी। अब वो कहता है कि ए और बी जो हैं वो सिमिलर हैं, एक जैसे हैं,
ए की जो खूबियाँ हैं वो डी में भी हैं, ए की जितनी भी वो खूबियाँ हैं, जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डी में भी हैं। देयरफॉर हम कह सकते हैं बी आल्सो हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी। अब एनालॉजी क्या कायम की जा रही है, देखें ए और बी सिमिलर हैं। अगर ए की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डी की तरह हैं तो अब ज़रूरी है, क्योंकि ए के अंदर जितनी भी खसूसियात हैं वो सब की सब बी में भी हैं। तो इसीलिए अब वो कह रहा है कि जो बी की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो भी डी में पाई जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, कार किल पीपल जस्ट लाइक गन्स, देयरफॉर इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू बैन द सेल ऑफ कार्स यू कैन नॉट बैन द सेल ऑफ गन्स। अब वो कहता है जितनी भी कारें होती हैं ये इंसान को कत्ल करती हैं, किल करती हैं, जिस तरह गन्स करती हैं। भाई आप कंपैरिजन चेक कीजिए, आपस में सिमिलैरिटी चेक कीजिए, एनालॉजी को चेक कीजिए कि कार और गन को आपस में सेम कैरेक्टरिस्टिक्स दी जा रही हैं। और इसीलिए वो कहता है कि अगर कारों की सेल को बैन नहीं किया जा रहा तो हमें गन्स को भी सेल आउट को बैन नहीं करना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड वीक एनालॉजी, कि आप जो आर्गूमेंट दे रहे हैं, आप जो फ़िलॉसफी झाड़ रहे हैं, तो ये बिल्कुल सूट नहीं करती। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ये कहे कि आई डोंट लाइक यू बिकॉज यू आर नॉट गुड, व्हाट डज़ इट मीन? आपको कोई ना कोई रीज़न देनी पड़ेगी, लेकिन आपके पास रीज़न नहीं, आप कहते हो बस ये मुझे अच्छा नहीं लगता। सो दैट इज़ कॉल्ड वीक एनालॉजी। क्लियर? अब हम जो हमारा लास्ट पोर्शन होता है फाइनल टर्म के लिए, दैट इज़ कॉल्ड लॉन्ग क्वेश्चन। अब सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू शेयर ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग टू लॉन्ग क्वेश्चन here in this video, so you must have to prepare by yourself। फिर भी अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना हो तो आप लोग रब्ता कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू। तो क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है इसमें, दैट इज़ राइट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ। अब वो कौन कौन सी फील्ड हैं, यू मस्ट हैव टू रीड योर बुक, डिफरेंट आर्टिकल्स, different stories related to critical thinking and reasoning। तब आप लोग इस काबिल होंगे कि आप लोगों को पता चले कि कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं। बुक के अंदर जस्ट 4 से 5 फील्ड्स दी गई हैं, बट क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हर तरह की फील्ड में मौजूद है। क्लियर? ये हमारे पास 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। अब हम देखते हैं कि इसमें वो सिंगल हमें क्वेश्चन देगा या हमें 2 पार्ट्स देगा, ए और बी करके, जो 10-10 मार्क्स पे भी डिवाइड हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि वो 4 हिस्से दे दे। 2 मीन्स कि एक लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स है उसको 5-5 में डिवाइड कर दे, बट इट इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन पॉसिबल भी हो सकता है क्योंकि 5 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होता है। तो अब देखते हैं क्या करता है वो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट मे बी द पॉसिबिलिटीज़ फॉर स्पॉटिंग अ कंक्लूजन फ्रॉम आर्गूमेंट। कौन कौन सी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जब भी आप किसी स्पोर्ट करते हुए कंक्लूजन को आर्गूमेंट की तरफ ले जाएंगे, या आर्गूमेंट से जब भी आप कंक्लूजन की तरफ मूव करेंगे तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ को आपको देखना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जो कि क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग के हवाले से था। इसके साथ साथ एक और अनाउंसमेंट सुन लें, अगर जिन बच्चों की प्रिपरेशन अभी तक नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी दिन बाकी हैं। आप लोगों के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, डिफरेंट वीडियोस के अंदर भी मैंने वो शेयर किया हुआ है, आप लोग वहाँ से भी ले सकते हैं। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, काइंडली वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें, ताकि जो चैनल की रेटिंग है वो इजीली बच्चों के एक्सेस में आ जाती हैं वीडियोस जब आप लोग लाइक करते हैं। अब व्यूज़ जो होते हैं वो कई 1 पॉइंट सम के में भी गए हुए हैं, लेकिन उसके ऊपर जो लाइक्स हैं वो बहुत कम है, इससे चैनल की रेटिंग पर काफ़ी असर पड़ता है। तो काइंडली जो वीडियोस आप लोग देखते हैं उसको लाइक किया करें, और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताना मत भूला करें, क्योंकि जितने भी नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं एडीपी में, अब डिफरेंट कॉलेजेस जो हैं वहाँ पर एडीपी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप लोग अपने जो जूनियर्स हैं उनको भी गाइड कीजिए और इस चैनल के बारे में बताइए। बाकी किसी भी किस्म की अगर आपको परेशानी का सामना है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए। और व्हाट्सएप जो मेरा नंबर है 0300785232, दैट इज़ माय कॉन्टैक्ट नंबर। और आप लोग जब चाहें
एजुकेशन से रिलेटेड जब भी आप लोग डिस्कस करना चाहें, इंग्लिश स्ट्रक्चर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग सेकंड सेमेस्टर और इंग्लिश लिटरेचर। अब बहुत सारे बच्चों की ये फरमाइश आई थी, प्रॉब्लम उन्हें आ रही है कि काइंडली हमें जो है इंग्लिश से रिलेटेड भी कुछ जो हमारे पास आए हुए हैं क्वेश्चंस वगैरह, MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, उनके बारे में आगाह करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं उसी पे बना दूंगा। लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स हासिलपुर में हैं तो उनके लिए भी है ये कि मैंने इंग्लिश के जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें मेरे जो लियाकतपुर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने काफ़ी हेल्प आउट किया है, तो उनका मैं यहाँ पर थैंक यू अदा करना चाहूँगा। लियाकतपुर से जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं तो इंग्लिश के हवाले से उन्होंने भी काफ़ी मेरी हेल्प आउट किया है मुझे। तो आप सबका भी बहुत शुक्रिया, और हमेशा दुआ में याद रखिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए, एक दूसरे के जितना भी हो सके एक दूसरों के साथ शेयर कीजिए। हमेशा ये जो नॉलेज होता है वो शेयर करने से बढ़ता है, कम नहीं होता, एक बात को याद रखिएगा। नेक दुआओं के साथ हमेशा खुश रहें आप लोग, और आप लोगों के पेपर अच्छे से हों। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कशन होगी नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।